हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेईई 2024 बैच में। कैसे आप सब लोग? ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे और सब लोगों की तैयारी जो है एग्जाम की बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया है सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करके आए होंगे, है ना? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर सब कुछ बढ़िया है, हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या प्रॉब्लम है बेटा, एक बार फटाफट से बताओ। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी, वॉइस का इशू है, एक बार चेक करना जरा। हाँ जी, अभी हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। अभी 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 थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, अभी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, बाकी वीडियो वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ बेटा, आवाज ठीक हो जाएगी अभी, डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी तसल्ली रखो दादा, है ना? हाँ, तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में ये आज लेक्चर नंबर 9 है और ये जो चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स ये खत्म होने जा रहा है ना? ये आज लास्ट लेक्चर है। आज के बाद नया जो सेशन आएगा, जो कल वाला सेशन होगा, उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑलराइट, तो नया सेशन कल से स्टार्ट होगा। आज इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे और आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। तब तक वॉइस वगैरह ठीक हो जाएगा, है ना? चिंता मत करो, तब तक वॉइस वगैरह ठीक हो रहा है। तब तक हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं ना, क्लास का माहौल सेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वापस पूछूंगा मैं तुमसे वॉइस अब ठीक है क्या? ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था। सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक हैं आज के, मैं इन तीनों टॉपिक्स पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। अगर आप इस पे क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आज तक इन टॉपिक से पूछे गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, क्योंकि आपका जो मॉड्यूल होगा, या फिर जैसे मान लो आप किसी और के नोट से कंपेयर करोगे जो तुम लोग करते ही हो ना, तो बेटा जी मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कंपैरिजन हो और आपको लगे कि यार ये वाला टॉपिक तो सर ने हमें करवा ही नहीं रखा। इसी वजह से ये जो तीनों टॉपिक्स है हम लोग आज वाले सेशन में करेंगे। और मेंस में इन तीन टॉपिक्स को मिला के आज तक 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए आज तक, और वो भी पिछले 2-3 सालों में, 2019, 20, 21 में यहां तक पूछे गए। ठीक है, हाँ, तो अब बेटा एक बार के लिए मुझे फटाफट वापस से बताओ कि क्या अभी वॉइस ठीक है क्या? अगर जिन लोगों को वॉइस ठीक आ रही है फटाफट से थम्स अप कर दो, और लग रहा है कि वॉइस ठीक नहीं है तो एक बार फटाफट से थम्स डाउन करो, फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जल्दी बताओ। देखें, अगर वॉइस ठीक है तो बेटा थम्स अप करो, और अगर वॉइस ठीक नहीं है तो थम्स डाउन करो। जल्दी बताओ, ये काम जल्दी करो, फटाफट करो। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये चीज हम लोग पहले कर लेते हैं। नहीं है? ओ अच्छा, वाह, मतलब इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा कभी भी। थम्स डाउन का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा भैया कभी। ठीक है ठीक है, देखते हैं बेटा, अभी थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं, थोड़ा वेट करो, देखते हैं ठीक होती है। हाँ, आज भी तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा ना, सेटअप स्टूडियो वाला जो सेटअप है तुम्हें चेंज लग रहा होगा ना आज। हाँ, तो भैया जब 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 स्टूडियो चेंज होता है ना, तब तक क्या करें बताओ। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना? थोड़ा देखते हैं ठीक होती है वॉइस। हाँ, अब बेटा यहाँ का जो स्टूडियो है ना, उसका थोड़ा सा सेटअप अलग है। यहाँ पर माइक मेरे पास नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर माइक थोड़ा मेरे से दूर होता है। तो अभी अभी चल रही है उस पे, है ना? अभी उस पे ठीक चल रही है कहानी। तो जैसे भी होता है, अभी थोड़ा सा वेट करो आप लोग, है ना? ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। तब तक के लिए बेटा, तब तक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बताओ, देखें
हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या मिला तुम्हें? 2019 जे मेंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 जे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला तुम्हें? हाँ जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला आपको? जल्दी बताइए, क्या मिला है? पक्का डी मिला क्या? सोच लो एक बार, सोच लो एक बार फटाफट। वाह, अबे तुम तो कह रहे हो आवाज ठीक नहीं आ रही, फिर तुम कैसे सुन पा रहे हो बे मेरी आवाज? है भाई महाराज, तुम तो कह रहे थे सर आवाज में दिक्कत है, ये रोबोटिक वॉइस फलाना ढिमका ये वो, इसका मतलब गोली तो नहीं दे रहे हो तुम लोग मुझे? है भाई? डी, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर डी है। तो देखो एक बार के लिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। लिखता है कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमें कहा गया कि ए और बी जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है बेटा, और क्या बना रहा है सर? सी और डी बन रहा है। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। यहां पर ए और बी जो है बेटा ये है रिएक्टेंट आपका, और सी और डी जो है बेटा ये है प्रोडक्ट। ये क्या बेटा? दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी क्या बेटा? दिस इज योर रिएक्टेंट। ऑल राइट, अच्छा, और हमसे पूछता है कि बताइए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक बार के लिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो इनकरेक्ट में सबसे पहली चीज देखो, ए और बी है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ए और बी क्या है बेटा? रिएक्टेंट। अगर ए और बी से सी बनना है, ए प्लस बी से सी बनना है, तो देखो इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा। ये एनर्जी है ए और बी की, किसमें दे रखी है? 5 किलो जूल पर मोल में। यस, और बेटा अगर इसको सी में कन्वर्ट करना है तो बताइए सी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है? क्या इस एनर्जी को मैं सी एक्टिवेशन एनर्जी कह सकता हूं? एक बार फटाफट बोलो, सी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है बेटा? आप कहोगे सर सी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहां पर है 5 और यहां पर कितना बेटा? 20। तो इसका मतलब सी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा जी वो कितनी हो जाएगी सर? 15 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। क्या मेरी बात सही है ये? हाँ जी, क्या मेरी बात सही है सर? बिल्कुल सही है। अब वैसे ही अगर आपका ए प्लस बी से डी बनना है, अगर ए प्लस बी से डी बनना है बेटा, तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी सर? देखो ये वाला जो एनर्जी बैरियर है इसको कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर देखो 5 है और ये 15, इसका मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी बेटा? यहां पर जो डी की एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी आएगी सर? 20 माइनस 5। 20 माइनस 5 कितना हो गया सर? ये भी 20 माइनस 5 नहीं सर, 15 माइनस 5। अबे यहां 15 है ना, तो 15 माइनस 5 कितना आ गया? 10 किलो जूल पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? डी ऑप्शन क्या कह रहा है? लिखता है एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट टू फॉर्म डी। है ना, ये तो कह रहा है भैया कि सी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। अबे ये मूर्ख बना रहा है तुम्हें। एक्टिवेशन एनर्जी सी के लिए कितनी है बेटा? 15 किलो जूल पर मोल। सी के लिए कितनी है? 15 किलो जूल पर मोल। ऑल राइट, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला इनकरेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। यस, क्या मेरी बात सही है? चलो एक बार और वॉइस का टेस्ट करते हैं, एक बार और वॉइस का टेस्ट करते हैं। तो फटाफट से बताओ, अगर वॉइस क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो एक बार फटाफट से वापस थम्स अप करो। वॉइस अगर ठीक नहीं है तो थम्स डाउन करो। फटाफट से करो ये वाला काम, फिर हम लोग वापस से सेशन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जल्दी करो बेटा, देखें। हाँ जी, वैसे मुझे लग रहा है अपनी क्लास को किसी की नजर लग गई है भैया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था पिछले 2 सेशन है ना, मतलब बड़ा ही लफड़ा हो रहा है। हाँ बेटा देखते हैं, 1 मिनट रुको।
हाँ जी बेटा, एक बार के लिए वापस बताओ, एक बार के लिए वापस बताओ, क्या अभी वॉइस ठीक हुआ क्या? एक बार के लिए वापस बताओ, क्या अभी वॉइस ठीक हुआ क्या? एक बार के लिए वापस बताओ। हाँ जी, अगर वॉइस क्लियर है तो थम्स अप करो, वॉइस अगर नहीं है क्लियर तो थम्स डाउन करो, जल्दी से बताओ ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ ठीक? ये देखो, अभी कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं, देखते हैं, अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा थोड़ा सा वेट करो। हाँ, तो अभी हम, मैं एक बार के लिए वापस स्टार्ट करता हूं, है ना, वापस स्टार्ट करता हूं, एक बार वापस बताना अभी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार के लिए मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं, अब मुझे आप बताना कि वॉइस ठीक है क्या? तो देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस वाले क्वेश्चन में दो अजीब से नाम आपको और देखने को मिल रहे होंगे, मिल रहा है क्या आपको? दो बहुत ही अजीब से नाम आपको मिल रहे हैं, एक लिखा हुआ है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट और एक लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ये दो चीज आपको मिल रही है क्या? है ना, ये दो चीज आपको मिल रही है, एक लिखा हुआ है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट और दूसरा लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। यस, तो बेटा हो क्या रहा है, देखो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? हालांकि ये जो दो चीज है ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होता, इसका इसका तो ज्यादा यूज होता है, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं आपको दोनों का मीनिंग बता देता हूं, फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहीं से पता भी लग जाएगा कि वॉइस वगैरह का क्या सीन है। देखो, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो जल्दी बनता हो। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, क्या होता है बेटा, ये जल्दी बनता है। सर वो वाला प्रोडक्ट काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है ना, जो जल्दी बन जाता है, दैट इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं ना, इसमें एक और टर्म लिखी हुई है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट विच इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बेटा हाई टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ मुझे, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी? क्या लगता है? हाँ जी, एक बार के लिए फटाफट बताओ, काइनेट कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या फिर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है? क्या लगता है, जल्दी बोलो देखें, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या फिर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है? ऑब्वियस सी बात है, जल्दी वो बनेगा बेटा जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो, है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किसके लिए कम थी? डी के लिए कम थी। और किसके लिए ज्यादा थी? सर सी के लिए ज्यादा थी। इसका मतलब डी जल्दी बनेगा बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो बेटा सी की एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो कम थी, सॉरी डी की, तो इसी वजह से जो आपका डी होगा वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा और जो आपका सी होगा वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। क्या ये टर्म समझ में आई, है ना? ये वाले टर्म समझ में आए ना, थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट और काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, खत्म कर लिया। अब इसके बाद आज का बेटा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस। क्या नाम है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, ये आज का फर्स्ट टॉपिक है। अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छा एक बात बताओ, क्या वॉइस भाई ऐसी तो आवाज आ रही होगी ना जिससे हम लोग क्लास को खत्म कर पाए, है भाई ऐसी तो वॉइस आ रही होगी ना जिससे अपनी क्लास चल सके आराम से? जल्दी बताओ देखें। अब बेटा देखो, ये वॉइस काला तो यार क्लास हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बताओ आप। तो मैं बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, है ना, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता। हाँ, क्लास हो सकती है ना। देखो अपने पास दो ऑप्शन है, अगर वॉइस ठीक नहीं हो पा रही, जो यहां पर भाई लोग हैं उन्होंने चेक कर लिया है, वो उनके बस की नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर वॉइस ठीक नहीं हो पा रही तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम लोग क्लास को कैंसिल कर दें, यह ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसी भी आवाज आ रही है उसमें हम लोग क्लास को खत्म करें। तो अगर ऐसी आवाज है जिसको आप सुन सकते हो, ऑडियो ठीक है, जिसको है ना हजम हो सकती है आप लोगों से, तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है इसको खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है, आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से कैंसिल करने की बजाय
है ना, कैंसिल करने की बजाय ये है कि क्लास को चलने दिया जाए। यस, अगर मान लो वॉइस स्लो है, आपको लग रहा है कि वॉइस थोड़ी कम आ रही है ना, तो थोड़ी अपने जो स्पीकर की वॉल्यूम है उसको बढ़ा लो, ठीक है, अपने जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम को बढ़ा लो, है ना। कई बार स्ट्रगल में ही तो भैया मजा है ना यार, तुम समझ नहीं रहे हो बात को, है ना। लोग लोग क्या होते हैं ना यार, पढ़ने वाले लोग ना, बारिश बारिश में भी मतलब देखा है तुम लोगों ने, जैसे मान लो एक मजदूर होता है, एक मजदूर होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बारिश हो रही तो काम करना बंद कर देगा, नहीं ना, उसको अपना घर चलाना है यार, है ना, उसको घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं कि भैया आज थोड़ा पैसे आएंगे तो खाना बनेगा, तो वो बंद तो नहीं कर देगा ना यार। अपना ना जो काम करना है वो बारिश में या फिर धूप में, अभी कितना धूप हो रहा है, लेकिन आप देखो लोग सड़कों पे कितना काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी काम कर ही रहा है ना यार, नहीं क्या। तो वैसे ही अगर प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमारे साथ दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जो वॉइस है थोड़ी सी ठीक नहीं हो सकता, क्वालिटी तो कुछ ऊपर नीचे हो, है ना, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। देखो मैं वॉइस का और ये सारा सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं केमिस्ट्री जानता हूं, तो मैं केमिस्ट्री ईमानदारी से पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अभी वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, है ना, मैं कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि एक्चुअली वॉइस की प्रॉब्लम रही होगी, अब लेकिन वो नहीं हो रही सही, तो मैं क्या करूं बताओ, है ना। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, क्लास को बंद करने का तो कोई फायदा नहीं है यार, सही कह रहा हूं क्या मैं, क्लास को बंद करने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस, पक्का ना, है ना। चलो ठीक है बेटा, चलो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए जनाब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और नाम है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, है ना। कुछ लोग बेटा इसको फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल की जगह कॉम्पीटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं ना, कंपीट कर रही हो एक दूसरे से, है ना। ये बेटा ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक दूसरे से कंपीट करती है। कंपीट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ए है ना, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बी और सी में। देख रहे हो आप, क्या हमने इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी है क्या, अरे बोलो, क्या हमने बेटा इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं? सर नहीं पढ़ा है, हमने तो सिर्फ ऐसी रिएक्शन पढ़ी है कि जिसमें ए से बी और सी बन रहा हो, हमने इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं। हमने ऐसी रिएक्शंस नहीं पढ़ी कि ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्शंस जा रही हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है बेटा कॉम्पीटिंग, है ना। ए जो है, बी जो है वो सी के साथ कंपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, ए जो है बेटा दो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और पैरेलल हो रही है ना, जैसे ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, इसी वजह से इसको फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन बोला गया। मेरी बात समझ में आ रही? इसी वजह से क्या बोला गया बेटा इसको, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वाली तीनों रिएक्शंस आज का जो सेशन है उसको देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं बेटा, ये तीनों चीजें आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्लियर। ये तीनों चीजें आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अब सुनो, मान लेते हैं कि ये जो ए था वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, ठीक है, और ए जब सी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब मान लो यहां पर इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा वो होगा बेटा E1, और इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा इस रिएक्शन का, उसको मैं लिख देता हूं E2, क्लियर। यस बेटा, ए से बी बन रहा है, अगर मान लो इस रिएक्शन का टी हाफ जो रहा होगा, इसका जो हाफ लाइफ रहा होगा बेटा वो है T12, और इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ रहा होगा वो होगा बेटा T12, क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, दिस इज T12, दिस इज T12, जो चीज यहां पर लिखी है मेरे हिसाब से उतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या पूछ रहा हूं बेटा मैं आपसे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? हाँ जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो इसको बोला, लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा बेटा माइनस DA/dt, ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक्सप्रेशन इसका यही होगा। माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है। अब देखो दो अलग अलग तरीके से डिसअपीयर हो रहा है। जब ए बी में डिसअपीयर हो रहा है तो इस रिएक्शन के लिए आप लिखोगे इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T, क्या मैं सही कह रहा हूं भाई, प्लस
K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या माइनस डी अपॉन डी टी का एक्सप्रेशन यही होगा? सर थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और करो। देखो मान लो एक रिएक्शन ऐसे लिखिए, ए गिव्स बी, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ऐसे लिखूंगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और रेट को मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको आप लिख सकते हो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे बोलो ना यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे बोलो ना यार। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, अब आज क्या हो रहा है कि जो ए है वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ए जो है वो सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको आप दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की टर्म में लिखोगे, K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। भाई मान लो ये तो एक सिर्फ सिंगल ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका माइनस डी अपॉन डी टी लिखा के इंटू ए। लेकिन अगर मान लो यही ए बी और ए सी में कन्वर्ट हो रहा होता, तो आप क्या लिखते कि माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। ऐसे लिख सकते थे ना? दो अलग अलग में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? अच्छा तो बेटा अब देखो यार, ये वॉइस वाला बार बार लिखने से ना कोई फायदा नहीं है बेटा, वॉइस वाला बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब जो है बेटा आपको क्लास इसी वॉइस में करनी पड़ेगी, है ना? अभी इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा रिपोर्ट करेंगे इसको कि भैया आज वाली क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो इसको देखेंगे, है ना? इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या हो पाता है। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी इस वाले स्टूडियो से नहीं होगी, है ना? वो गलती से मैंने आज वाला स्टूडियो ले लिया, मुझे लगता है ये मेरी गलती थी। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो बेटा अब जो भी हुआ अभी के लिए इसको, है ना, चलने दो इसको, है ना? हाँ तो ये आपने एक्सप्रेशन लिख दिया ऐसे। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहां से ए जो था वो आ गया बेटा, ए जो था वो आ गया आपका, ए जो था वो आ गया आपका कॉमन। यस तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए टी, लिखा जा सकता है। अब देखो याद हो आपको, तो हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए एट टाइम टी। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ए से बी गिव सी का, इसके लिए जो के इफेक्टिव की वैल्यू होगी, जो के इफेक्टिव का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा सर? वो K1 प्लस K2 के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी भाई लोगों, क्या ये बात आपको समझ में आई? दादा ये चीज समझ में आई क्या? जो आपका के इफेक्टिव होगा भाई, ये है तो रेट कांस्टेंट के इक्वल ही ना, क्योंकि माइनस डी अपॉन डी टी बराबर तो किसके होगा भाई? ये बराबर तो किसके होगा? के इंटू ए टी के बराबर होगा। यस मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखो के इफेक्टिव की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? K1 प्लस K2 के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। तो के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब एक चीज और देखो, जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी, जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है भैया जी, उसके लिए टी हाफ क्या लिखते हैं सर? उसके लिए टी हाफ लिखते हैं 0.693 अपॉन के। क्या लिखते हैं? 0.693 अपॉन के लिखते हैं। क्लियर? तो बेटा अब देखो, अगर मैं यहां से के लिखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 0.693 अपॉन टी हाफ होगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे K1 की वैल्यू लिखनी है तो K1 क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ 1। बोलो ऐसे लिख सकता हूं ना? तो जो के इफेक्टिव है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? के इफेक्टिव किसके इक्वल आ रहा है? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव। क्या ऐसे लिखा जा सकता है बेटा? 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ 2। यस अब देखो जो आपका 0.693 है, 0.693 बेटा हर जगह से उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। ये देखो 0.693 उड़ गया, तो एक और रिलेशन बन गया हमारा, एक और रिलेशन बन गया। इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे बेटा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे। 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। ठीक है, 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला बना है, ये दूसरा फॉर्मूला बना है। पहले तो ये रहा के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और ये दूसरा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये वाला नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करो, एक बार के लिए नोट करो इसको फटाफट।
हाँ जी ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अरे भाई यार वो मैं, अरे वो वॉइस का देख रहा था, कुछ हो जाए तो ठीक, अब वो नहीं हो पाएगा अभी, इस क्लास में ऐसे ही चलेगा भैया, है ना। हाँ जी, तो अब बेटा देखो यहां तक ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया 1/t½ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/t½ 1 प्लस 1/t½ 2, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना होगा, अगर मैं आपसे कहूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, याद है आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था, है ना। अब यहां पर K की जगह क्या लिखूंगा मैं, सर यहां पर K की जगह आप लिख दो K1 प्लस K2 इंटू टी। अच्छा सर ये बात तो बिल्कुल सही है, अरे बोलो ना यार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। हम लोग लिखते थे AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, और यहां पर K की जगह क्या लिखना है बेटा, e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अरे बेटा माइक के पास ज्यादा नहीं आ सकता ना, ज्यादा नहीं आ सकता ना, माइक थोड़ा दूर है मेरे से, ठीक है बेटा। ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब एक चीज और देखो, अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं अगर कहूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे dB/dt। ए भाई बोलना यार, इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, dB/dt। और बेटा क्या मैं इसको K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी लिख सकता हूं, बोलो ना भाई, क्या मैं इसको K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी लिख सकता हूं। सर ये कैसे लिख सकते हो, ये देखो, अरे भैया यहां से देखो, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, रेट का एक्सप्रेशन आप माइनस dA/dt भी लिख सकते हो, और या फिर dB/dt भी लिख सकते हो ना, और वो किसके इक्वल आएगा, K इंटू ए के इक्वल आएगा। अरे तो भैया हमारा K नहीं है, हमारा क्या है, K1 है, क्या दिक्कत है इसमें, बोलना भाई, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। अब देखिए बेटा जी, ये बन जाएगा AT की जगह क्या लिखूंगा मैं, AT की जगह लिख दो सर A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है। हाँ अब एक चीज देखो सर, यहां से मुझे क्या करना है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है, सर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाओ, K1 इंटू A0, ठीक है, e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू dt, ठीक है। ये बेटा मैं पूरा डेरिवेशन आपको ये जे एडवांस के लिए करके बता रहा हूं, मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना किस तरह का आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ना, थोड़ी सी तसल्ली रखो, मेंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या फिर एडवांस वाले क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अभी देखते जाओ आप लोग, है ना, अभी सिर्फ आप देखते जाओ। अब एक चीज देखो, अब मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t तक, क्या मैं कर सकता हूं ऐसे इंटीग्रेट, बहुत बढ़िया। और यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बेटा b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, 0 रही होगी, और टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी bt, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, अब एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रेशन है भैया, अरे भाई ये जो इंटीग्रेशन है, अब ये इंटीग्रेशन तो मैं करवाने से रहा ना यार, इंटीग्रेशन ऑफ db किसके बराबर होगा, सर ये बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, और ये जो इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यार अरे ये इंटीग्रेशन तो अब तुम कहां पढ़ते हो, है भैया, सर ये वाला इंटीग्रेशन तो हम लोग कहां पढ़ते हैं, सर ये तो मैथ्स में पढ़ते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन देखोगे ना, मैं बता देता हूं, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, K1 A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू KT का इसका एक्सप्रेशन आएगा माइनस K1 प्लस K2, ठीक है, इंटू टी, डिवाइडेड बाय माइनस K1 प्लस K2, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से t लिमिट सेट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 से t लगाना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t कितनी आएगी, उसका एक्सप्रेशन आएगा K1 N0 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, बेटा इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा,
ठीक है, आप चाहो तो इसको खुद से सॉल्व करके देख लेना, अल्टीमेटली आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है तो डायरेक्ट याद रख लो, क्या परेशानी है ना। इतना तो विश्वास हो गया होगा अब तक, है भाई? अरे अभी तक तो हो गया ना, बहुत बढ़िया सर। अब एक चीज और देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन थी बी एट टाइम टी। सर देखो हमने क्या किया है, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी निकाल लिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी निकाल लिया। सर हमें क्या बचा अभी, अभी और क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। वो कैसे फाइंड करें, देखो वो बिल्कुल इसी तरह से आएगी। मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे लिखना हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, डीसी अपॉन डी टी। यस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी किसके बराबर होगा बेटा, उसका एक्सप्रेशन डीसी अपॉन डीटी के बराबर होगा। और सर ये किसके इक्वल आएगा, यहां तो लिखा है K1, और लेकिन जब सी में डिसोसिएट हो रहा है तो K1 की जगह क्या लिख दूंगा, मैं सिर्फ K2 लिख दूंगा, सिर्फ K2 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ये दोनों एक्सप्रेशन को आप गौर से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, सिर्फ डिफरेंस इस बात का है, यहां पर K1 था, यहां पर सिर्फ K2 है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, अरे बोलना भाई। तो अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं, पूरा डेरिवेशन हम लोग वापस नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा, K1 की जगह क्या लिखना है, K2 लिखना है, K2 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, सिर्फ फर्क किस बात का आ रहा है, K1 की जगह K2, बाकी एज इट इज एक्सप्रेशन सेम रहेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, K1 प्लस K2 इंटू टी, ये वाला बेटा फाइनल एक्सप्रेशन आपका मिलने वाला है, ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आपका मिलने वाला है। ये आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये वाली 3 इक्वेशन है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा फटाफट से नोट करो इसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो इसको। हाँ जी बेटा फटाफट से नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा वन कहां से आया, अबे बताओ वन कहां से आया। देख पहले अपर लिमिट लगाएगा माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में टी की जगह 0 लिखेगा ना, तो ई की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। ई की पावर 0 1 आ जाएगा ना, तो 1 यहां से आया है। ठीक है, ज्ञानी आदमी एक बार करेगा तो सही ना यार, खुद से एक बार खुद से करेगा तो सही ना, तभी तो आएगा ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक और रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। हमने लिखा है कि इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। तो आप याद रखो इसका जो E इफेक्टिव होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव होगा बेटा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा, देखो उसका मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, उसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं वरना पागल हो जाओगे तुम। यस, वरना लफड़ा हो जाएगा, इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, E1 K1 प्लस E2 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, है ना। आप इसको डायरेक्ट रिलेशन की तरह याद रख सकते हो, लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों वाली रिएक्शंस, है ना। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में कई कई जगह लिखी होती है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर, ऑलराइट। तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा E इफेक्टिव का E1 K1 प्लस E2 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, यहां तक हम लोगों ने नोट कर लिया। अब एक चीज और देखो, अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी हमारे पास है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी हमारे पास है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं, सोच के देखो महाराज, इधर 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 स्क्रीन पे देखो बेटा, वॉइस जैसी भी आ रही है ना, थोड़ी आ रही है, तेज आ रही है ना, वॉइस की वजह से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो, है ना। वॉइस की वजह से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। अगर मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दूं तो देखो ये जो सारा एक्सप्रेशन है ना वो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, K1 अपॉन K2 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, K1 अपॉन K2 बचेगा। तो ये वाला रिलेशन एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, ये वाला किसके इक्वल आएगा बेटा, K1 अपॉन K2 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाला किसके इक्वल आएगा बेटा, K1 अपॉन K2 के इक्वल आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, सर नहीं है। अच्छा, यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से सर मुझे ये सीखने को मिला, जैसे मान लो
ए है उससे बी बना और ए है उससे सी बना, है ना। ए से बी बन रहा है K1, ए से सी बन रहा है K2, रेट कांस्टेंट K1 से बी बन रहा है, रेट कांस्टेंट K2 से सी बन रहा है। तो सर हो क्या रहा है, ए से जो बी और सी बनेगा, ए से जो बी और सी बनेगा वो K1 अपॉन K2 के रेशियो में डिवाइड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? ए जितना डिसोसिएट होगा, ए जितना डिसोसिएट होगा, ए जितना डिसोसिएट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, वो K1 अपॉन K2 के रेशियो में बटेगा। देख लो बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कितना है, K1 अपॉन K2 है। अरे बोलो ना यार। तो होगा क्या, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर जो ए डिसोसिएट हो रहा है वो K1 और K2 के रेशियो में बटेगा, बी और सी में K1 और K2 के रेशियो में बचेगा, ये बटेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। यस, ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहीं से अपनी ट्रिक जो बनेगी, यहीं से जो अपनी बेटा ट्रिक बनेगी वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो यहीं से ये वाले जो फॉर्मूले है ना, ये वाले फॉर्मूले याद मत रखना आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं, ये वाले फॉर्मूले याद मत रखना, बस देखो और एक बार के लिए भूल जाओ। डेरिवेशन को ध्यान रखो, ठीक है, डेरिवेशन को ध्यान रखो, देखो और भूल जाओ। अब ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना, सुनो, ये वाली ट्रिक काफी काम में आएगी। जैसे लेट से मान लो हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर कितनी बोली थी सर, वो होती है इन नॉट। यस, और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, 80, है ना बेटा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 80, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, 80 का एक्सप्रेशन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था सर, 80 का एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ी देर पहले लिख चुके हैं। ये रहा एन नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। यस, मेरी बात समझ में आ गई। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। सर कितना डिसोसिएट हो गया, कितना डिसोसिएट हुआ है ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए कितना डिसोसिएट हुआ है, ए डिसोसिएटेड। बेटा ए कितना डिसोसिएट हुआ है, जल्दी से बताओ, ए कितना डिसोसिएट हुआ है सर। इनिशियल था एन नॉट और अभी कितना बचा है, 80, तो एन नॉट माइनस 80 डिसोसिएट हो गया सर। बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखो एन नॉट माइनस 80 का एक्सप्रेशन क्या है सर, 80 का एक्सप्रेशन हमारे सामने है, ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। देख रहे हो ये एक्सप्रेशन आएगा। अरे बोलो ना। अब देखो यहां से सर एन नॉट को आप कॉमन ले लो सर, ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यही बन जाएगा ना सर। इतना ए जो है वो डिसोसिएट हो गया सर, इतना ए जो है वो डिसोसिएट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ये तो बहुत आसान चीज है भाई। इतना ए जो है वो डिसोसिएट हो गया सर, इतना ए जो है वो डिसोसिएट हो गया। बहुत ही अच्छी बात है ना। अब एक चीज और देखो, अब एक चीज देखो सर, ये तो कुछ कुछ समझ में ऐसा आ रहा है। मान लो मैं आपसे कहूं 5 है, उसको 1:3 के रेशियो में बांटना है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इसको मान लो आप x, बेटा इसको क्या मान लो आप, x मान लो, है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो 5 है उसको 1:3 के रेशियो में बांटना है। कैसे बांटोगे सर, एक को कितना मिलेगा, 1:3 के रेशियो में बांटोगे, एक को कितना मिलेगा, 1/1 प्लस 3 इंटू 5, और दूसरा क्या होगा, 3/1 प्लस 3 इंटू 5। अरे भैया सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर 5 को 1:3 के रेशियो में बांटना है, 5 को 1:3 के रेशियो में बांटना है, तो रेशियो कितना आएगा, 5/4 और 15/4, तभी तो 3:1 आएगा, तभी तो 1:3 आएगा। अरे बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि 5 को 1:3 के रेशियो में बांटना है, तो कैसे बांटते हैं हम लोग रेशियो में, 1/1 प्लस 3 इंटू 5, 3/1 प्लस 3 इंटू 5, यही बोल रहा हूं ना। अब देखो यहां से देखो, ये वाली चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी। सर जो ए था वो बी और सी में डिसोसिएट हो रहा है। सर ए का कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, एक्स पार्ट डिसोसिएट हो रहा है। ये जो एक्स है ये बी और सी में बट रहा है, किस रेशियो में, K1/K2 के रेशियो में। अच्छा सर जो ए है वो बी और सी में बट रहा है, किस रेशियो में, K1/K2 के रेशियो में। एक्स अगर K1/K2 के रेशियो में बट रहा है तो बेटा बी जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, K1/K2 के रेशियो में बट रहा है तो बेटा बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अभी बोला ना, अगर 1:3 के रेशियो में बांटना है, 5 को अगर 1:3 के रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटते थे, एक को मिलेगा 1/1 प्लस 3 इंटू 5 और दूसरे को मिलेगा 3/3 इंटू 5।
3/1 + 3 × 5 यही मिलेगा ना। तो बिल्कुल वही चीज है, आपको x को k1/k2 के रेशियो में बांटना है, तो k1/k1 + k2 × x। और वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C जो आ जाएगी वो आ जाएगी k2 बेटा ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, k2/k1 × k2 k1 + k2 × x। ठीक है। और भैया जी ये जो x है ना, ये रहा x, तो x की जगह ये वाली चीज लिख दो k1/k1 + k2, और x की जगह क्या लिखा आपने सर? हमने लिखा है a0 1 - e⁻ k1 + k2 × t, बस। और यही वाला जो एक्सप्रेशन है x, बेटा इस पूरे इक्वेशन को मैंने x मान लिया, इतना डिसोसिएट हुआ है उसको x बोल दिया है, और यही वाला जो एक्सप्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, ये रहा मिला। ये पूरा जो डेरिवेशन किया उससे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, और जो हमने लास्ट में ट्रिक लिखी उससे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कितनी जबरदस्त चीज है ये। बेटा सारी चीज एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर कह देता हूं, ये जो सारी चीज आप लोग पढ़ रहे हो ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेंस में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में तो आ गई ना तुम्हें? ये देख लो, ये हमने कहां से कहां तक ले गए कहानी को। तो हमारी जो ट्रिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट किरदार कौन सा है? हमारी जो ट्रिक है बेटा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है इसका कि जो B और C का रेशियो आएगा वो k1/k2 आएगा। मतलब जो आपका एक खर्च होगा B और C में वो k1/k2 के रेशियो में बटेगा। जो आपका एक खर्च होगा B और C में वो k1/k2 के रेशियो में बटेगा। ये वाली जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया B का कितना कॉन्सेंट्रेशन आएगा k1/k2 × k1 + k2 × x, और C का आएगा k2/k1 + k2 × x, और x की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहां से निकाल दी। अगर आपको समझ में आया ना, अगर ऐसा लगा आपको कि हमने कुछ बहुत बढ़िया चीज आज सीखी है, तो एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा। हाँ भाई, एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताओ, बहुत बढ़िया चीज है बेटा। हाँ बेटा बहुत बढ़िया चीज है ये। बेटा इसमें कुछ भी याद करने का नहीं था, सिर्फ ये वाली चीज हम लोग पहले से जानते हैं, है ना, ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले से जानते हैं, कितना डिसोसिएट हुआ इनिशियल माइनस फाइनल, n0 - at, इतना डिसोसिएट हो गया। इस डिसोसिएशन को किस रेशियो में बांटना है? k1 और k2 के रेशियो में बांटना है, खत्म है भैया, बस खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो यहां से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है B और C का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना? तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं आप ऐसे ध्यान रखो। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये तो बहुत आसान है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा? B का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B कितना होगा सर? वो होगा k1/k1 + k2 × 100%। बताइए, यही हो जाएगा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे ही अगर मुझे परसेंटेज ऑफ C को निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? k2/k1 + k2 × 100%। बस ये वाला क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ सकता है वो कि बताओ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन B और C का कितना होगा। तो इस रेशियो से आप निकाल सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि जो आपका B और C मिला, B इतना % बनेगा और C इतना % मिलेगा। बस सिंपल सी बात है ये तो। अरे बोलो ना यार, बोलिए जनाब, मल्टीप्लाई बाय 100, बस खत्म बेटा खत्म। नोट करो इसको। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। हाँ बेटा फटाफट से नोट करना, और अगर हो जाए तो मुझे बताना। अरे बेटा x कहां जाएगा? x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, ऊपर नीचे कैसी बात कर रहे हो, मतलब बताओ, हद है। x कहां रहेगा? x तो ऊपर नीचे उड़ गया, खत्म। हाँ जी बेटा, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना। बेटा अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना फटाफट से। अगर नोट कर लिया हो तो बेटा डन लिख देना। और अगर ये चीज आपने कर ली तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ बेटा, जल्दी करो। देखिए क्या दे रखा है, ए जो है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी और सी में। ए कन्वर्ट किसमें हो रहा है? बी और सी में। तो जो k1 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, और जो k2 की वैल्यू है वो भी दे रखी है, और हमसे पूछता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी कितना होगा। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी कितना होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। बताओ कर सकते हो क्या ये चीज? हाँ जी भैया, अरे कर सकते हो?
हो जाएगा क्या? अरे सर ये तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो परसेंटेज ऑफ बी का कितना आएगा बेटा, बी का परसेंटेज कितना आएगा सर, ये आएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%। बोलो, बोलना दादा। देख K1 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 प्लस 3.4 इंटू 10⁻⁻4, और इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 उड़ गया, ये बना है आपका 1.8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 और 1 4 1 5। बोलो यही बनेगा क्या? अरे बोलो ना, इंटू 100%, है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए 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 बेटा, यहां से हम लोग देख लेते हैं, ये वाली कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ना। 1.8 इंटू 100 कितना बन रहा है, ये बन रहा है बेटा 180, और इसको डिवाइड कर देना है 5.2 से, कितना बनेगा सर, ये मिल रहा है लगभग लगभग मिल रहा है सर 34.6%। कुछ गलत किया क्या? क्या रॉन्ग हो गया? अरे क्या रॉन्ग हो गया? अच्छा -5 है, माय गॉड, इसको -4 करो बेटा, कैलकुलेशन वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। -4 कर लो, अरे -4 कर लो भैया, -4 कर लो। ये कुछ ना 2 दिन से मेरी भी किस्मत ठीक नहीं चल रही भैया, मैं कह रहा हूं ना, अपनी जो क्लास है उसको नजर लग गई है किसी की। पिछली 2 क्लासेस इतनी खराब हुई है ना, क्लास में सारा मूड खराब हो जाता है जब तुम कहते हो ना सर ये चीज नहीं हो रही, फिर ये चीज नहीं हो रही, है ना, और वही चीज है ना फिर लास्ट में यहाँ पर भी इफेक्ट करती है। हाँ भैया देखो, इसको ऐसे नोट कर लो बेटा, ये हो जाएगा 34.6%। ठीक है ना, ये अगर 34.6% हो गया ना, तो आपको परसेंटेज सी वैसे पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसको आप 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी, है ना, तो सी का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100 माइनस 34.6%, है ना, ये आप कैलकुलेट कर लेना, इतना परसेंट आपका सी बन जाएगा। कोई परेशानी है क्या? है भैया? अरे बोलो ना, किसकी नजर लगी है? ये राजवंत सर की लगी है क्या? पक्का? हाँ वो यार, उन्होंने कुछ जादू टोना कर दिया है भाई, उनसे मैं मंत्र पूछ के आऊंगा कि ये जादू टोना कहां से करवाया है, उस तांत्रिक का नाम दे दो यार हमें वापस से, हमें अपनी क्लास सही से करवानी है यार, ऐसे नहीं चलेगा यार, है भाई? सर से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनसे। आओ 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 आओ, ऑल राइट, आगे चलें अब, हैं जी, आगे चलें आगे चलें आगे चलें क्या? आओ देखिए बेटा, तो ये था बेटा फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस थी? ये थी बेटा फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आप इसको एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा। देखो मैं आपसे एक तो ये चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो इसमें। फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। ये का फॉर्मूला ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, है ना, और ये बी अपॉन सी, ये हमारा रेशियो वैसे आ जाएगा जो आपको याद है। फिर तो उसके बाद प्योर कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, प्योर कॉन्सेप्ट, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए आइए जनाब, आइए आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शंस, है ना। अच्छा सीक्वेंशियल का मतलब समझते हो? हाँ अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, कह रहा है इसके, हाँ अबे आ जाओ, तुम मेरे मुंह से निकलवाओगे कुछ ना कुछ, फिर उसका वीडियो बना के डालोगे, सर ने उनके बारे में ऐसा कह दिया। मैं भैया तुम्हारे फंसाने में नहीं आऊंगा, मैं सही बता रहा हूं, तुम नहीं फंसा पाओगे मुझे, हाँ मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आ रहा हूं बेटा। देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे ए से बना बी, ठीक है, और जो बी था ना ये फटाफट से कन्वर्ट हो गया सी में, दिस इज सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना, सीक्वेंस में हो रहा है, सीरीज में हो रहा है बेटा, ए से बी बन रहा है और बी जो फटाफट से सी में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा एक चीज और देखो, यहां से एक छोटी सी चीज याद आई मुझे, यहां से एक छोटी सी चीज याद आई, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो ना इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं बना सकता हूं क्या? ए जो है बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, ए जो है बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ग्राफ बना सकता हूं क्या बेटा? ए जो है वो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मुझे ग्राफ बनाना हो किस किस के बीच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच, है ना, मैं बना देता हूं, है ना। इतना डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो मजा आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो इन क्वेश्चंस को ठीक करके आएंगे।
ठीक है। हाँ तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद आ गया, मैं बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच मुझे ग्राफ बनाना है। देखो ए जो है वो तो खत्म ही हो रहा है ना भाई, ए तो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज ही कर रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रही होगी, और सर वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, आप ऐसे डिक्रीज करवा दो। यस, ये बेटा कौन है सर, ये है ग्राफ किसका, ए का। ठीक है, और सर बी और सी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि बी और सी क्या है, प्रोडक्ट है। बी और सी क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बी यहां रहा होगा, और टाइम के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और टाइम के साथ सी का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब देखो ये वाला ग्राफ किसका है बेटा, ये बी का ग्राफ है, और सर ये वाला ग्राफ किसका है, सी का ग्राफ है। मेरी बात समझ में आई? यस, ये वाला ग्राफ किसका है बेटा, बी का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ किसका है, सी का ग्राफ है। अब आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे, आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे सर एक बात बताओ, ये आपने बी वाला ग्राफ ही ऊपर क्यों बनाया? देखो यहां पर K1 से बी बन रहा है और K2 से सी बन रहा है, तो बी जो है ना वो मैंने ऊपर बनाया है, बी मैंने ऊपर बनाया, इसका मतलब जो रेट है, जो बेटा रेट है बी बनने का वो ज्यादा होगा, बी जो है वो ज्यादा बनेगा। इस ग्राफ से मुझे ये पता लग रहा है ना। और बी ज्यादा कब बनेगा, बी का फॉर्मेशन कब ज्यादा होगा, बी का फॉर्मेशन तब ज्यादा होगा जब बेटा K1 का वैल्यू K2 से ज्यादा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। K1 का वैल्यू बेटा K2 से ज्यादा है तो A से B ज्यादा बनेगा, A से C कम बनेगा, तो जो B का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, C का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। लेकिन अगर जस्ट इसका ऑपोजिट हुआ, अगर जस्ट इसका ऑपोजिट हुआ कि K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है, अगर K2 आपका K1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब C ज्यादा बनेगा B के कंपैरिजन, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अरे मेरी बात समझे क्या भाई लोगों, क्या ये बात समझ में आया क्या? ए दादा ये चीज समझ गए क्या? अगर ये वाला ग्राफ समझ में आया तो फटाफट बताओ, थम्स अप करो, थम्स अप करो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ भाई, भाई लोगों जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आ गया? हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आगे आओ, आगे आओ। देखो जी, देखो जी, ये वाला हम लोग, अरे तेरी ये डबल क्यों हो गया भाई, हटाओ इसको। हाँ देखो इस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी इस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। ए से बी बन रहा है और बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इसका जो रेट कांस्टेंट है बेटा मैं वो लिख देता हूं K1, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो लिख देता हूं K2। देखो इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, कहीं नहीं पूछा जाएगा भाई, बिल्कुल फालतू है, और मैथ्स में तो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी काम नहीं आता है ना। इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है क्या होगा। देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं माइनस डी अपॉन डी टी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो क्या बता सकते हो क्या? माइनस डी अपॉन डी टी का एक्सप्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ ऑब्वियस ही बात है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी ना, ए से बी बनेगा, बी से सी बन जाएगा। ये जो बी है ये तो बी ना इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा लगेगा ना? अरे बोलो ना यार, क्या आपको ऐसे ऐसे लग रहा है क्या कि जो बी है वो इंटरमीडिएट है, ए से बी बना और बी से सी कन्वर्ट हो गया, तो ए से डायरेक्ट सी बना, बी जो था बीच में बना बेचारा और फिर खत्म हो गया। ए मुन्ना बताना यार, क्या मेरी बात समझ में आई? तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, माइनस डी अपॉन डी टी जो होगा किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू K1। क्या ये बात समझ में आई क्या तुझे? है भाई, क्या ये बात समझ? सर ये तो बहुत आसान, आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी बार पता नहीं कितनी बार लिख दिया हमने। K1 है वो किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन डी टी के बराबर होगा। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा। दादा ये चीज समझ में आई? अच्छा सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बताओ बेटा, डिसअपेरेंस ऑफ रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी किसके बराबर होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये किसका एक्सप्रेशन है सर? ये एक्सप्रेशन है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बेटा मैं फिर भी, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, बट स्टिल मैं आपको ये सारी चीज करवा रहा हूं। डीसी अपॉन डीटी बेटा ये क्या है सर? ये है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। सर ये क्या है? रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, जल्दी से बोलो बेटा, मैं जानना चाह रहा हूं इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। हाँ अबे सी क्यों आएगा? ओ मेरे भाई देख, ऐसे समझ, जैसे बी से सी बन रहा है, एक बार के लिए सोच, बी से सी बन रहा है और रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। यस तो मैं तेरे से पूछूं जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, तो पता है क्या बोलेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, बी,
और जब तू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा, जब तू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा तो वो कांस्टेंट लिखेगा ना, कौन सा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आएगा। C क्यों आएगा यार? और रेट जो है वो किसके बराबर होगा सर? इसको आप चाहो तो माइनस dB अपॉन dt लिख सकते हो, या फिर चाहो तो dC अपॉन dt लिख सकते हो। ये किसके बराबर आएगा? K2 इंटू B के बराबर आएगा। तो मैं देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे हैं K2 इंटू C आएगा। C कैसे आएगा भैया? C तो आता ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आती है, जब B से C जा रहा तो रिएक्टेंट कौन है सर? रिएक्टेंट B है। इसी वजह से यहां पर आप C नहीं लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे? K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अरे भैया क्या ये वाला एक्सप्रेशन समझा आपने? है भाई, ये वाला एक्सप्रेशन समझ लिया क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब पता है जो सबसे बड़ा खेल है ना, इसमें जो सबसे बड़ा खेल है पता है वो क्या है? वो पता है क्या है? अगर तुमने वो बता दिया ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, एकदम मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा अगर तुमने वो बता दिया तो। मेरा आपसे कहना यह है कि आप बताओ dB अपॉन dt का एक्सप्रेशन क्या होगा? dB अपॉन dt का एक्सप्रेशन क्या होगा? और ये क्या है सर? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। ये किसके बराबर है बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। ये किसके बराबर है? अगर तुमने ये एक्सप्रेशन बता दिया ना तो मेरा दिन बन जाएगा आज, मैं बता रहा हूं, एकदम जबरदस्त। इसका एक्सप्रेशन बता दो किसके इक्वल आएगा? इसका एक्सप्रेशन बता दो किसके इक्वल आएगा? हाँ जी, इसका एक्सप्रेशन बता दो बेटा, मजा आ जाएगा। नहीं 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 ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं तुम बात को, नहीं समझे नहीं, नहीं नहीं बेटा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, सही बता रहा हूं, बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे, बिल्कुल भी। एक बच्चा कोई सही लिखा है, किसी एक बच्चे ने सही लिखा है, हाँ मैं देख रहा हूं 2-3 बच्चे सही लिख रहे हैं। अरे यार मेरी एक बात भाई, एक बात बता यार, बी जो है ना बन भी रहा है और खत्म भी हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं बी के साथ। बी को समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है बेटा? बी जो बन भी रहा है और बी खत्म भी हो रहा है, ठीक है? तो बन किस कांस्टेंट से रहा है? K1 से, और खत्म किससे हो रहा है? K2 से। तो बेटा पता है किसके इक्वल होगा? K1 से बन रहा है, K1 से बन रहा है तो ये आ जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। और बेटा B से खर्च हो रहा है, K2 से खर्च हो रहा है, K2 से खर्च हो रहा है, ये तो बन रहा है, खर्च हो रहा है, मतलब माइनस किस रेट कांस्टेंट से? K2 से, तो K2 इंटू B। दादा ये एक्सप्रेशन बनेगा तेरा, दादा ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरे भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B का ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है क्या? ये तो समझाने के लिए था, ये तो समझाने के लिए था यार। दादा ऐसे मत कर यार, अब तक तो तुझे एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए था, मैं सोच रहा था तुम लिख दोगे। अरे भाई प्लस कैसे आएगा? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? K1 से तो बन रहा है और K2 से खर्च हो रहा है, तो बन रहा है तो प्लस, खर्च हो रहा है तो माइनस, खत्म। ए भाई बोलना यार, अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? दादा एक बात बता, सही तो बोला है ना ये चीज? तो dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1A माइनस K2B। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है हमेशा टाइम t वाली होती है, ये चीज आपको याद ही रखनी है। यहाँ पर t लिखो तो बढ़िया है, अगर मान लो ना भी लिखो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना? वो याद पता ही होता है कि ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, टाइम t वाली आएगी। बोलो हाँ जी, अरे समझ में आया? क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन बताओ क्या बनेगा? हाँ जी, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकमात्र क्वेश्चन जो सीक्वेंशियल रिएक्शन पे पूछा है, एकमात्र क्वेश्चन जो सीक्वेंशियल रिएक्शन पे पूछा है, और इसी के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ाने पड़ा है। 2019 में लास्ट बार क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पे, 2019 में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। एक बार फटाफट से बताओ, यहां पर K1 लिखा है और यहां पर K2 लिखा है, बिल्कुल सेम चीज है ना? ये वाला क्वेश्चन था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा बेटा? कहता है फॉर अ रिएक्शन स्कीम A गिव्स B, K1 से और B बन रहा है, B से C बन रहा है K2 से, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेट टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। बेटा C गलत कह रहे हो, क्वेश्चन तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। अरे मुन्ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ो बेटा जी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? C तुम गलत कह रहे हो। देखो अगर इसके लिए मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, इसका मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है बेटा? dB अपॉन dt पूछ रहा है ना?
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसका मतलब मेरे से क्या पूछ रहे हैं, डीबी अपॉन डीटी। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो किसके बराबर होगा, K1A माइनस K2B, यही पढ़ा था, बोलो बोलो, हमने यही तो पढ़ा था ना, K1A माइनस K2B। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो। हाँ जी भैया, अरे बेटा ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी जीरो, मतलब ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, ये जीरो के इक्वल है, यही तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस बोल दो या फिर फॉर्मेशन बोल दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ये जीरो के इक्वल है। अगर ये जीरो के इक्वल है मतलब K1A माइनस K2B ये जीरो के इक्वल है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी होगी, तो बेटा यहां से K1A इज इक्वल टू K2B आ जाएगा, और अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है तो वो आ जाएगा K1 बाय K2 इंटू ए। बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अरे भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बात को समझे हो, समझ में आई क्या बात। हाँ तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तुम्हें लगा एक्सप्रेशन पूछ रहा है, एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा, हमसे ये बोला था पहले तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन लिखो। भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हम लोग लिख के आए, देखो ये रहा, अभी लिख के आए हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अभी लिख के आए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोल दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बोल दो, एक ही बात है, K1A माइनस K2B, और ये कह दिया क्वेश्चन में कि जीरो के बराबर है, कोई बात नहीं जीरो लिख दो, K1A माइनस K2B इज इक्वल टू जीरो, K1A इज इक्वल टू K2B, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, K1 अपॉन K2 इंटू बी, खत्म। ये वाला तो क्वेश्चन था भाई, लोगों समझ में आ गया ना, पक्का, बस खत्म खत्म खत्म। हाँ बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन आया था, बट इसके लिए मुझे करवाना पड़ा ये टॉपिक, ठीक है। हाँ ये देखो बी सॉल्यूशन लिखा भी था यहाँ, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक और छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको अपोजिंग रिएक्शन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल भी बोल सकते हो, अपोजिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। आओ देखो ये क्या होती है, सारी दुनिया जानती है यार, सारी दुनिया जानती है रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ए से बी बनेगा और बी से वापस सी बन जाए, ए बन जाएगा, है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती है, ठीक है, कभी भी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो के इक्वल नहीं होती है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। मान लेते हैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अब एक चीज देखो, ए से बी बनना बेटा ये है, इस रिएक्शन का जो रेट है उसको मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी से ए बनना ये है बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख सकता हूं क्या ऐसे भाई लोगों, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ी सी हिम्मत बचा के रखें, हिम्मत नहीं खोनी, ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है ना, हिम्मत बना के रखें, यस क्लियर। हाँ देखो अब एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे कहूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या है बेटा, RF किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB क्या बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, ये मैं दिखा रहा हूं बैकवर्ड रिएक्शन से, ठीक है। एक बात बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तुमसे पूछूंगा मैं और तुमसे निकलवाऊंगा, तभी तुम्हें पता लगेगा क्या गलत है। हाँ बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिखूं, जल्दी बोलो बेटा जल्दी बोलो, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूं भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे भाड़ में गई वॉइस, हाँ और क्या साला, इतनी बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं, अब तक तो भूल जाना चाहिए था, ऐसे टॉपिक में खो जाना चाहिए था तुम्हें कि वॉइस का अंदाजा ही ना रहे, एकदम दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को देख रहा है ना। यस बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया, मजा। देखो आप बोलोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है, ए, और उसकी पावर 1 हो जाएगा, कह सकता हूं क्या मैं ऐसा, बस क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, तो यहां से देखो ये हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट आ जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। वैसे ही बताओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये बताओ दादा, जल्दी से बताओ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या बनेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जल्दी बताइए, हाँ जी
यस, बहुत बढ़िया बेटा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बेटा बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है? सर बी है। बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है? बी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये बन जाएगा K2 इंटू बी। यस, अगर मैं तुमसे पूछूं नेट रेट किसके इक्वल होगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके इक्वल होगा, तो एक ही बात कहोगे, आप बोलोगे सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई नेट रेट यही तो होगा, फॉरवर्ड से इतना बैकवर्ड से इतना, नेट रेट कितना आएगा? और बेटा ये जो नेट रेट है ये किसके इक्वल आ गया? सर ये आ गया K1A माइनस K2B, K1A माइनस K2B, दिस इज योर नेट रेट, है ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नेट रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? क्या ऐसे ही बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा, क्या दिक्कत है? और अगर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, तो मैं नेट रेट को ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं इस नेट रेट को ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस डी अपॉन डी टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डीबी अपॉन डी टी। लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो ना यार, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? जो इस रिएक्शन का नेट रेट बनेगा वो किसके इक्वल आएगा? माइनस डी अपॉन डी टी बोल दो, क्योंकि जो ए है वो डिसोसिएट हो रहा है, और डीबी अपॉन डी टी, बी क्या बन रहा है? बन रहा है, बी बन रहा है, तो प्लस का साइन आएगा बी के साथ और माइनस का साइन आएगा ए के साथ। ये नेट रेट बन गया K1A माइनस K2B। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है ना? बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो इसमें एक हल्का सा वेरिएशन और कर सकता है ना? एक हल्का सा वेरिएशन और हो सकता है। क्या वेरिएशन हो सकता है? मान लो ऐसे दे दे, मान लो ऐसे दे दे, मान लो ऐसे दे दिया A gives 2B, ऐसे दे दिया तुम्हें A gives 2B। अब देखना A gives 2B, ये है रेट कांस्टेंट K1, यह रेट कांस्टेंट K2। मैं तुमसे कहूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पता है क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है बेटा? K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या यही लिखोगे? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आप बोलोगे सर बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो आज कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये तुमने मेरी बात सीखी क्या? अरे बेटा क्या ये बात समझ ली तुमने? अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता था वो पावर में बन जाता था, याद है ना तुम्हें? बहुत बढ़िया बेटा, तो यहां से बन जाएगा आरबी इज इक्वल टू K2 इंटू बी का स्क्वायर। खत्म ए भैया, खत्म। अब देखो नेट रेट किसके इक्वल आएगा? सर नेट रेट आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये देखो सर ये बन जाएगा K1A माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। यही बनेगा नेट रेट, बस। यस बेटा, पावर में चला जाता था ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो इसके लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है ना, अगर ये जो नेट रेट का एक्सप्रेशन लिखना वो क्या आएगा? सर वो आएगा माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी, या फिर अरे बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर तो ये वाली है, समझ ही नहीं रहे हो तुम बात को। फर्स्ट ऑर्डर तो ये वाली थी, अब इसमें मैंने वेरिफिकेशन किया है, सॉरी इसमें चेंजेस किए हल्का सा। क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही पूछेगा, है ना? जरूरी थोड़ी ना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा, ये किसी और के लिए भी तो पूछ सकता है। कोई एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन बना दिया उसने, कोई एक अलग तरीके का क्वेश्चन बना दिया उसने। भाई है तो एलिमेंट्री रिएक्शन ना, ये रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में पावर बी में चली जाती है, ठीक है ना? हाँ तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना। हाँ तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी, और ये बनेगा हाफ ऑफ डीबी अपॉन डी टी। क्या तुमने मेरी बात को समझ लिया? हाफ ऑफ डीबी अपॉन डी टी, बस, है ना? तो ये इक्वल आप कर सकते हो K1A माइनस K2B की पावर 2 के। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया अच्छे से, तो ये वाले क्वेश्चन को तुम निपटा दोगे ऐसे। ये वाला क्वेश्चन भी 2019 जेईई मेंस में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा 2019 जेईई मेंस में पूछा गया है। आप मुझे बता दीजिए इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या, इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या बने? हाँ बेटा मॉडिफिकेशन किया हल्का सा। हाँ जी इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो।
हाँ जी, कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? हाँ जी, क्या लग रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बी लग रहा है क्या सबको? पक्का सोच लो एक बार। अरे भाई सोच लो, ये बेटा नीचे लगा है -1, यहां पर लगा है, यहां पर। ये देखो कुछ किसी में ऊपर चढ़ गया, ऊपर मत चढ़ाओ, नीचे रखो इसको। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, तो तुम कहोगे K1 इंटू A2 के बराबर है। और अगर मैं तुमसे पूछूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, तुम पता क्या बोलोगे? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं नेट रेट किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस K -1 A की पावर 2। ऐसे लिखोगे? बोलो बोलो, ऐसे लिखोगे ना। लेकिन बेटा पता तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटी सी गलती कर दी। अरे भैया, आपसे नेट रेट नहीं पूछा है क्वेश्चन में, आपसे नेट रेट नहीं पूछा है, आपसे dA/dt पूछा है। ओ तेरी, अच्छा इस रिएक्शन का जो नेट रेट आएगा ना, जो रेट आएगा बेटा, वो किसके इक्वल होगा? उसको आप कैसे लिखोगे? उसको ऐसे लिखोगे -dA2/dt, या फिर क्या लिखोगे? हाफ ऑफ dA/dt, हाफ ऑफ dA/dt। तो यहां पर रेट की जगह क्या लिखना है आपको? हाफ ऑफ dA/dt लिखना है। दादा ऐसे लिखना था, तुमने गलती कर दी भाई। इज इक्वल टू K1A2। बेटा क्वेश्चन देखते ही ना एकदम से ज्यादा खुश मत हुआ करो, क्वेश्चन को देखते ही ज्यादा मत खुश हुआ करो। तो यहां से बेटा मैं इसको यहां लिख रहा हूं dA/dt, इसको यहां लिख दिया बेटा मैंने। इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू K1A2 माइनस A की पावर 2, ठीक है ना। तो कौन सी एक्सप्रेशन में? सर ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा कौन से ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए क्या? है भाई? अरे बोलो ना दादा, एक बार चेक करके बताओ ना, समझ गए क्या? समझ में आई गलती कहां करी है? समझ में आई गलती कहां करी है बेटा? यस, समझ में आई गलती कहां करी है? आगे सर, बस आगे तो गलती समझ में आनी चाहिए, है ना, गलती समझ में आनी चाहिए बेटा। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये वैसे तो ऑफिशियली अपना जो चैप्टर है वो खत्म ही हो चुका है, लेकिन देखो, हम लोगों ने ये वाली फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन पढ़ी थी ना, याद है तुम्हें? फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन पढ़ी थी। इसमें कुछ और तुम्हें, अच्छा देखो, अगर मान लो इस वाली का ग्राफ बनाना हो बेटा, देखो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं ना, इसका ग्राफ हमने छोड़ दिया था, इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो 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 देखो, इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका ग्राफ नहीं बनाया था हमने। देखो मान लो इसका ग्राफ मैं तुमसे पूछूं, सीक्वेंशियल रिएक्शन का ग्राफ, इधर लिखा है मान लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और इधर लिख देते हैं टाइम। तो देखो दो का ग्राफ बनाने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आप बोलोगे सर टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन तो बेचारा डिक्रीज ही कर रहा है ना, टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो जो ए होगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम रहा होगा, और टाइम के साथ ही डिक्रीज कर रहा है। ये वाला ग्राफ किसका आ जाएगा बेटा? ए का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं सर सी के साथ क्या होगा, आप बोलोगे सर सी जो है ना, सर सी जो है ना टाइम के साथ हमेशा बढ़ता रहेगा। देख लो, सी जो है टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, सी जो है टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। ये लो, ये वाला ग्राफ रहा सी का, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस, अरे बोलो ना दादा, सी हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो दिक्कत किसके साथ आती है? बी के साथ। बी क्या होगा? पहले ए से बी बन रहा है, पहले बी बनता गया और फिर उसके बाद बी वापस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे होगा ना, एक बार बी बनेगा, मैक्सिमम पहुंचा, फिर उसके बाद वापस धीरे खत्म हो जाएगा, और फिर लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी में। अरे भाई समझ में आई क्या बात? यस। तो बेटा जो आपका बी है ना, बी के साथ पता है क्या होगा? बी के साथ पता है क्या होगा भाई लोगों? बी के साथ पता है क्या होगा? सर बी जो है ना बनेगा, और फिर उसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, बी बनेगा लेकिन फिर उसके बाद धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। ये वाला जो ग्राफ बेटा किसका है? ये वाला बी का है। अरे भैया देखो, बी बना मैक्सिमम पहुंचा, एक टाइम ऐसा आएगा जब बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम आएगी, और फिर उसके बाद वो वापस धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा। बोलो भाई लोगों, समझ में आई क्या बात? दादा समझ में आई बात? पक्का? बस अब देखो, अब और आओ, देखो पीछे थोड़ा सा और खिलाऊं क्या मैं तुम्हें इसमें? है भाई, इसमें थोड़ा सा और एडवेंचर करना चाहते हो क्या आप? टाइम है हमारे पास 10 मिनट। भाई लोगों
10 मिनट हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा और एडवेंचर करना चाहते हो इसमें, थोड़ा सा खेल है करना चाहते हो क्या? पक्का जल्दी बताओ, सोच लो, बता दूं? नहीं देखो, ए बेशर्मो क्या कह रहे हो सर? नहीं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा सा देखो और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, देखो मजा आएगा अभी, है ना? चाहे उस पर क्वेश्चन आए ना आए ना, चाहे उस पर क्वेश्चन आए या फिर ना आए, थोड़ा सा कुछ पढ़ते ना एक्स्ट्रा, जिससे आज तुम्हें लगेगा कि यार आज तो मैं ना कुछ बहुत अलग चीज पढ़ के आया हूं। देखो क्या मैं पढ़ गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि भैया ए से बन रहा है बी और ए से बन रहा है सी, ठीक है, ये बन रहा था। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये K1 से बन रहा है, ये K2 से बन रहा है ना? इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका भी 1। लेकिन मान लो ऐसे हो जाए, मान लो ऐसे हो जाए, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है N1, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है N2 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है N3। सर अब क्या डिफरेंस आएगा? सर अब क्या डिफरेंस आएगा? यस तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या डिफरेंस आएगा। पूरा डेरिवेशन वापस से नहीं करेंगे, पूरा डेरिवेशन वापस से नहीं करेंगे, अभी हमें बड़े आराम से हम लोग इसको समझ लेंगे। देखो मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी बेटा वो n नॉट रही होगी, और टाइम t इज इक्वल टू t पर जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो कितनी रही होगी? 80 रही होगी। मानते हो इस बात को? यस अगर मान लो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता तो हमने पढ़ा था 80 किसके बराबर होता है? 80 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस kt के बराबर होता है। लेकिन आज k की जगह क्या है सर? K1 प्लस K2 इंटू टी है, यही लिखा था ना बेटा? अभी रुको तो सही, ये वाली चीज देखो ना यार, ये कितनी बढ़िया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुनो तो सही इसको। हाँ तो अगर मान लो जब इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो आप ऐसे लिखते थे माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है, अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है तो बेटा यहां पर e की पावर N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरा डिराइव कर लेना या फिर आप जो मैं कह रहा हूं उसको याद रख लेना। बोलो, अरे बोलो ना बेटा, N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आज जो रेट आएगा a टू द पावर n चला जाएगा, और जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां e की पावर माइनस n1 आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर a की कॉन्सेंट्रेशन n नॉट थी, टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन 80 है, a कितना यूज हुआ? a कितना यूज हुआ? a यूज्ड कितना यूज हुआ बेटा? सर वो हो जाएगा n नॉट माइनस 80, सर इतना यूज हो गया। ठीक है सर, n नोट तो n नोट था, रहने दो इसको। दादा 80 की जगह क्या लिख सकता हूं? 80 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? यहां पर n नोट आएगा ना, 80 क्यों लिखा है? हाँ 80 की जगह क्या लिख सकता हूं सर? ये आ जाएगा n नोट e की पावर माइनस n1 K1 प्लस K2 इंटू टी, यही बनेगा। और यहां से बेटा आप क्या करो, n नोट को कॉमन ले लो, n नोट कॉमन आ गया बेटा, 1 माइनस e की पावर माइनस n1 K1 प्लस K2 इंटू टी। सर इतना ए जो है वो यूज हो जाएगा, क्या मेरी बात समझे तुम? सर इतना ए जो है वो यूज हो जाएगा, सर इतना ए जो है वो यूज हो जाएगा, और जितना ए यूज हुआ है इसको हमने मान लिया x। भाई इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमें ना लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, उसको क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। क्या मान लिया हमने? उसको x मान लिया। यस बोलो, इसको हमने क्या मान लिया? x। अब एक चीज समझो भाई लोगों, हाँ अब एक चीज समझो बेटा, हो क्या रहा है? हमने एक चीज पढ़ी थी क्या? ए जो है जितना यूज हुआ है ए, इतना यूज हुआ वो किस रेशियो में बटेगा? K1 अपॉन K2 के रेशियो में बटेगा। मानते हो इस बात को? ए जो है वो किस रेशियो में बटेगा? A1 अपॉन A2 में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं B जो है वो कितना होगा, B की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t कितना होगा, तो सर K1 अपॉन K2 के रेशियो में बटेगा, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इतना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस अरे बोलो, अब हल्की सी स्टोइचोमेट्री काम में आएगी। देखो हो क्या रहा है, N1 मोल से B के कितने मोल बन रहे हैं? N2 मोल बन रहे हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं A के N1 मोल से B के N2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ A से B के कितने मोल बनेंगे? सर 1 मोल से बनेंगे N2 अपॉन N1। अरे बोलो ना भाई, इसके कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? हमने माना सर x डिसोसिएट हो गए। एक मोल से कितना बनेगा सर? N1 मोल से N2 मोल बनते हैं, तो एक मोल से कितना बन गया सर? N2 बाय N1। यस
अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? तो x मोल से कितना बनेगा? n2 बाय n1 इंटू एक्स। और x की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये चीज उठा के यहां लिख सकते हो, आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। है भैया? अरे समझ में आई क्या दादा? ये चीज समझ में आई। और वैसे ही अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t लिखना होता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t लिखना होता, तो सर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर K2 अपॉन K1 प्लस K2 तो आएगा ही। और एक चीज देखो, N1 मोल से N3 मोल्स बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा? सर 1 मोल से बनेगा N3 अपॉन N1। यस। और x मोल से कितना बनेगा? N3 अपॉन N1 इंटू एक्स। और ये जो x की वैल्यू है वो तुम्हारे सामने यहां रखी है। पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है, जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है ना, उस ट्रिक से तुम खटाखट क्वेश्चन कर दोगे, खटाखट क्वेश्चन कर दोगे। देखो हमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ ये वाली चीज लिखी और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अब इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी का रेशियो क्या होगा? आप इन दोनों को डिवाइड कर देना, ये बन जाएगा बेटा K1N2 डिवाइडेड बाय K2N3। ये आपका रेशियो बन जाएगा बी और सी का एट टाइम टी। और अगर आपसे पूछ ले कोई कि बताओ परसेंटेज ऑफ बी कितना होगा, बताओ कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर ये बनेगा N2K1 डिवाइडेड बाय N2K1 प्लस N3K2 इंटू 100%। समझ गए? और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज सी कितना होगा, तो वो हो जाएगा बेटा कितना? N3K2 डिवाइडेड बाय N2K1 प्लस N3K2 इंटू 100%। इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ बी और परसेंटेज ऑफ सी को भी फाइंड कर सकते हो। यस, इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ बी और परसेंटेज ऑफ सी को भी फाइंड कर सकते हो। बताओ समझ में आई क्या बात? तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगर जिस दिन ये क्वेश्चन आ गया ना कभी एडवांस में, जिस दिन ये क्वेश्चन एडवांस में आ गया ना, मैं बता रहा हूं आधी जनता ने तो ये पढ़ा भी नहीं होगा, आधी जनता ने तो ये पढ़ा भी नहीं होगा। और तुम उन चंद लोगों में से होगे, बहुत कम लोगों में से, जिन्होंने ये सारी कहानी को अच्छे से समझा होगा। यस, क्या तुम्हें समझ में आई क्या ये बात? बेटा रटने की कोशिश मत करना, इसको रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, है ना। अगर समझ लिया ना इसको तो बस कहानी खत्म। ठीक है, चलो जी, चलो 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 बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं आ जाता हूं डीपीपी पे, सॉरी होमवर्क पे। होमवर्क आज क्लास में कोई होमवर्क दिया नहीं है मैंने आप लोगों को, है ना। तो आज आपको जो बेटा डीपीपी मिली है वो डीपीपी सॉल्व करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप सारी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। आज के बाद आप सारा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो दिल खोल के। ठीक है, दिल खोल के। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, देखो एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना। एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आपके सीबीएसई का पार्ट नहीं है, है ना, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत सारे लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के साथ पढ़ाते हैं। अबे सुन तो लो, बहुत सारे लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस केमिकल काइनेटिक्स के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारा प्लानर बना हुआ है उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग से पढ़ाया गया। तो अगर मान लो कहीं पर भी आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिले तो उसको नहीं करने अभी, ठीक, उसको नहीं करना है, उसको हम लोग अलग से एक सेपरेट चैप्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, और रिवीजन बेटा पूरा चैप्टर आज हमने खत्म कर लिया, है ना। आज हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। और क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है, ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि सर अगर इन 2 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, मैं सर क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा? क्या इतना कॉन्फिडेंस आया आपको पढ़ के? है भाई, बताओ ना यार ईमानदारी से। अगर इतना कॉन्फिडेंस आया ना तो मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो गया, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ यार बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, सर इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम लोग कर लेंगे। और ना बहुत सारे बच्चों ने, देखो बड़ी खुशी सी होती है ना यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जब ये वाला टेस्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे किया, और उन्होंने ऐसा बोला कि सर
मेरे ना टेस्ट में 98 परसेंटाइल आ रहे हैं, किसी ने बोला मेरे 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सर 100 परसेंटाइल आ रहे हैं। सर मुझे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से बिल्कुल डर लगता था, और अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना। और ना मतलब इससे बड़ी खुशी एज ए टीचर नहीं हो सकती। और ऐसे मैसेजेस जब पढ़ते हैं ना, तो एकदम से अंदर से खुशी होती है कि यार जो हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं हर दिन, उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है। और कल को अगर आप अच्छी कॉलेज में पहुंच गए, फिर भैया मतलब उससे बड़ा एक टीचर के लिए कोई अचीवमेंट नहीं होता, है ना। टीचर के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। और ऑब्वियस ही बात है, वो सबसे बड़ी खुशी आपको होगी और आपके पेरेंट्स को होगी। ठीक है, टीचर आज है, इस साल अच्छा रिजल्ट दिया, अगले साल और बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए तो आप अकेले हो ना यार। और उनके जो चेहरे पे खुशी होगी ना, वो बिल्कुल अलग तरीके की होगी। यस, तो बेटा हमेशा इसी तरीके से पढ़ते रहो आप लोग, मेरा तो यही कहना है ना। और जिन लोगों का परसेंटाइल कम भी आया, देखो अब ऐसा नहीं कि जिन लोगों का परसेंटाइल कम आया सर हम लोग क्या करें, इतने बहुत सारे बच्चों के तो इतने परसेंटाइल, कोई घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ये पहला या दूसरा टेस्ट रहा होगा आपका, फुल सिलेबस, फुल 3 घंटे का, तो ये पहला टेस्ट था। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होने हैं। हमें जो फाइनल टेस्ट देना है बेटा, वो तो जनवरी और अप्रैल में देना है, अभी नहीं देना है ना। तो आप मेहनत करते रहो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जिनके इनिशियली शुरू का जो 1 महीना 2 महीना होता है वो अच्छा नहीं जाता, उनकी जो रैंक होती है वो अच्छी नहीं जाती, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी रैंक ना बढ़ती जाती है, और बाकी लोग देखते हैं यार हो क्या रहा है मतलब इसकी रैंक में, है ना। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। आप सिर्फ उस चीज पे फोकस करो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको बोला था ना, जब मैं पहली बार कोचिंग के लिए गया था, जो बेटा पहला टेस्ट हुआ था उसमें मेरी 250 रैंक थी। सोच के देखो, 1000-1500 बच्चों का एक बैच है, उसमें मेरी 250 रैंक थी पहले टेस्ट में। और इंसान पता है कैलकुलेशन कैसे करता है, वो ऐसी कैलकुलेशन करता है कि यार मेरी 1000 बच्चों में 250 रैंक है, तो एग्जाम दे रहे 8 लाख लोग, तो 8 लाख लोगों में तो मेरी रैंक पता नहीं कौन सी आएगी, है ना, लाखों में रैंक आएगी। इंसान ऐसी कैलकुलेशन करता है। लेकिन बेटा मतलब ये कैलकुलेशन मानता हूं ये दिमाग में आएगी, मेरे भी दिमाग में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया या फिर मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार, है ना, मेरा तो नंबर कम आए हैं, तो यार पता नहीं मैं बाकी लोगों से कैसे कंप्यूट करूंगा। नहीं, इसको एक अपने सामने ना, इसको एक टारगेट की तरह देखो कि यार अब की बार मेरी रैंक 250 आई है। मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, 250 आई है कोई बात नहीं, अभी 6-7 महीने बाद मुझे एग्जाम देना है, अगले टेस्ट में मेरी रैंक इससे अच्छी आनी चाहिए। मेरा फोकस ये था, हर दिन खुद में सुधार करने की कोशिश करो कि हर बार मुझे रैंक में इंप्रूवमेंट लाना है। यस, अगर ये चीज इस फोकस के साथ आप पढ़ोगे ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं यार, अल्टीमेटली ना कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हें कि पहले टेस्ट में कौन सी रैंक थी, क्योंकि तुम लोग हर बार सुधार रहे हो अपनी रैंक को। यस, हर बार आप रैंक को इंक्रीज कर रहे हो। आप इस चीज पे फोकस करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही जो मेरे 250 रैंक थे ना बेटा, अगली बार मैं 150 के अंदर आया, फिर उसके बाद 1-2 टेस्ट बाद में अंडर 100 आने लगा, फिर उसके बाद 1-2 टेस्ट के बाद मेरे अंडर 50 आने लगी, और जब मैं लास्ट में जाता गया ना, और वो जो नवंबर दिसंबर वाला टाइम था, उसके बाद मैं अंडर 10 में आने लगा। और जब ये अच्छे मार्क्स की जब आदत पड़ जाती है ना, ये चस्का होता है, वो कहते हैं ना इसको, बड़ा चस्का इस चीज का। ये बेटा अच्छे नंबर ना एक चस्का होता है और एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई ना, तो फिर ना आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आएगा कि अब की बार मुझे रैंक में सुधार लाना है। अब की बार 50 रैंक थी ना, तो अब की बार मुझे 40 रैंक में आना है। वो फिर 30 आएगी ना, फिर लगेगा यार अब की बार मुझे अंडर 20 आना है। और ये जो मतलब ये जो अंदर से वो चीज आती है ना, अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने वाली चीज, और जब अपनी मेहनत की हुई मेहनत का जब रिजल्ट दिखता है ना सामने, तो भाई अलग सी खुशी होती है ना। ऐसे लगता है यार मजा आ गया, मतलब मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, रैंक पे इंप्रूवमेंट भी आ रहा है। यस, तो ये चस्का लाओ अपने अंदर, है ना, कि अच्छे नंबर वाला चस्का। नंबर एक बार अच्छे नंबर की आदत पड़ जाए ना, और अगर किसी टेस्ट में इंसान के नंबर सही नहीं आए ना, उसको नींद नहीं आती, मैं गारंटी दे रहा हूं। यस, तो ये नंबर इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो बेटा। और नंबर इंप्रूवमेंट तभी होंगे जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे। आप ये सोचोगे कि जो मैंने पिछला वाला टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में क्या कमी रह गई थी, कहां पे मैंने गलती करी है। जब आप ये चीज सोचोगे ना, तभी आप अगले वाले टेस्ट में अच्छा कर पाओगे। यस, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया, मैंने आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका तरीका बताया था, उस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करो। मान लो आपको लग रहा है यार मैंने कुछ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा दिया था, तो अगले वाले टेस्ट में मुझे ये गलती नहीं करनी,
है ना, आपको लग रहा है कि यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मेरा वीक रह गया, इस पे से क्वेश्चन आया मेरा गलत हो गया, है ना, तो अब की बार मुझे अगले वाले में इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छा करके जाना है। यार मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा गलती कर दी, अब की बार मुझे कैलकुलेशन का ध्यान देना है। जब आप ये छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करोगे, बेटा मैं आपको बता दूं, टेस्ट एनालिसिस ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके रैंक को इंप्रूव करने के लिए। सिर्फ टेस्ट देके आगे और पेपर फेंक दिया और भाई तकिया लगा के एकदम बढ़िया रजाई ओढ़ के सो गए एसी में, उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप टेस्ट देने के बाद उस पेपर को एनालाइज नहीं करते, तब तक उस टेस्ट का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा टेस्ट एनालिसिस पे आप ध्यान दो, अपनी रैंक हर बार इंप्रूव करने पे ध्यान दो, है ना। वो भले ही अगर मान लो आज 10,000 रैंक आई है, अगली बार अगर 9,900 भी रैंक आ रही है ना, ये तुम्हें अजीब अपने आप को ना अचीवमेंट मानना कि यार मैंने अपनी रैंक सुधार तो करी, मैं कुछ तो अच्छा बनाऊं, कुछ लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया है ना। तो बेटा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो और अपने आप को मतलब मोटिवेट, हमेशा मोटिवेट रखो, है ना। ऐसे मत मानो कि मैं बाकी लोगों से कम, आप नहीं हो बेटा कम। आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप किसी से कम नहीं हो। आपका रिजल्ट बोलेगा अलग, और उस दिन आपके आसपास वाले लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि यार इस बच्चे ने, साला ये तो हमारे साथ बैठता था और बताओ इतनी जबरदस्त रैंक ले आए, है ना। तो दुनिया क्या कह रही है उसको बिना सुने, सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब ऐसे हो जाओ, दुनिया को लगने दो कि ये अबे पागल है, ठीक है मैं पागल हूं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, है ना। इस चीज पे फोकस करो बेटा। और राइट, और एक और मैसेज भी था बच्चे का जो मैंने देखा, उसका ये कहना था कि सर यहां पर जो आपका जो आप सिलेबस करवा रहे हो ना, जो आप सिलेबस करवा रहे हो ना, वो हमारे स्कूल में कुछ अलग टॉपिक आ रहा है। जैसे मान लो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा अभी, हो सकता है किसी बच्चे के स्कूल में सॉलिड स्टेट हो गया और वो स्कूल जाता हो बच्चा, ऑलराइट। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ठीक है कई बार हो सकता है स्कूल में हमें थोड़े से नंबर कम मिल जाए, है ना, लेकिन उसका टेंशन नहीं है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो सॉलिड स्टेट को स्कूल में ही खत्म कर दो। यस, अगर आप स्कूल जा रहे हो ना तो सॉलिड स्टेट को स्कूल में ही खत्म करो, स्कूल का काम घर लेके मत आओ। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मैं ये वाली सलाह दे रहा हूं, स्कूल का काम स्कूल में खत्म करना है। घर आने के बाद हमें ये वाली जो चीज है, जो हम लोग जिस जिस बड़े गोल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए, हमारा घर पे मैक्सिमम टाइम इसको देना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। स्कूल का काम स्कूल में करो। हाँ अगर अरे ठीक है मान लो, मतलब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा, सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, सॉरी सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, मान लो किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा, सोच लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने नहीं पढ़ा, है ना, किसी का आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर क्या करें। तो एग्जाम्पल दिया भाई उसको, यार एग्जाम्पल दिया, मतलब तुम काट के खा जाओ उसको, हाँ है ना। चलो ठीक है, अब ये स्टोरी तो थी, इतने टाइम से पिछले 10 मिनट से क्या सुना रहा हूं, कहानी तो सुना रहा हूं, और उस कहानी के किरदार आप हो यार, ये कहानी तो थी यार। ठीक है, तो बेटा चलो अब हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। हाँ कुछ लोगों का खत्म हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, सीबीएसई वालों में खत्म हुआ होगा, डिलीट हो गया होगा, हो सकता है उधर ना हुआ हो। ठीक है, हाँ तो बेटा देखो, अगर आपका इस वाले टॉपिक में कोई भी बैकलॉग रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करो अगले 1-2 दिन ज्यादा पढ़ने की। ठीक है, अगले 1-2 दिन ज्यादा पढ़ के उस बैकलॉग को खत्म करो, और जो मॉड्यूल है ना सारे एकदम निपटा दो। एनसीईआरटी एक दिन लेके बैठो और एक साथ खत्म कर दो, एक साथ निपटा दो उसको। हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो शुरू वाले 1-2 दिन होंगे ना, वो बहुत आसान चीज चलेगी। तो वो जो शुरू वाले 1-2 दिन है उसमें घर में रिवीजन करने का ज्यादा नहीं रहेगा आपके पास। अभी सिर्फ आप ये वाला जो चैप्टर है ना, इसका बैकलॉग खत्म करना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करनी है अपने को, क्लियर, पक्का। तो प्रॉमिस करो कि ये जो चैप्टर है इसमें कोई बैकलॉग नहीं रहने दोगे। जब अगला जो चैप्टर अगले 2 दिन के बाद आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ये मैं आप सब लोगों से ये सब लोगों से मैं प्रॉमिस चाहता हूं। हाँ जल्दी करो, देखें कि सर कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, अगले 2 दिन में हम लोग जो भी बचा हुआ सब फिनिश कर देंगे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं सेशन को खत्म करूंगा। यस, बहुत सारे लोग तो कह भी रहे हैं कि सर कोई बैकलॉग नहीं है। बस अगर आप लोगों का बैकलॉग नहीं रहा ना, आपने आधी जंग वैसे जीत ली। बैकलॉग नहीं रहना मतलब आधी जंग वैसे जीत लेना, है ना, प्रॉमिस। चलो बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज ये वाली जो वॉइस वाला इशू हुआ है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल के, है ना, और जो भी हुआ उसको छोड़ो।
सेशन को अपना, जैसी भी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, स्लो आ रही है, फास्ट आ रही है, जो भी है ना, उसको अपना सेशन को कंप्लीट करो बस। चलो बेटा बहुत बढ़िया, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम सिर्फ पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।